नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आशा कितनी भी छोटी क्यों न हो निराशा से तो बेहतर ही होती है। और न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। तो गाइस, मैं नितेश आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सीख रहे थे कक्षा 10 का, जी हाँ, क्लास 10 क्लास 10 में हम क्या सीख रहे थे? चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 फास्ट रिवीजन। क्या कर रहे हैं हम लोग? फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं बच्चा, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज आपकी पार्ट 2 की होगी। क्या होगी? ये सीरीज आपकी पार्ट 2 होगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस आपके सामने हम दागने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब दवा की जरूरत नहीं, ओ अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए हो। कहता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपके पास आज का पहला प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए, क्या करिए? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कई बार इस तरह क्वेश्चन करवा चुका हूं कि जब भी इस तरह क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं, विरोधाभास नियम लगाते हैं कि मान लेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका और कोई चारा नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए महोदय जी ने यही बताया था कि ऐसे प्रश्न जब भी आपको करना हो तो ऐसे प्रश्नों को क्या कर लेना, आप लोग मान लेना कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या हो गई बच्चा, तो हम √3 को p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और जब सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका HCF आपको पता होना चाहिए, कितना आना चाहिए? 1। अब अगर इसका HCF 1 आएगा तो ये संख्या प्रूव हो जाएगी कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर HCF इसका 1 नहीं आया तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को। तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो √3, तो क्यों √3 इक्वल टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। तो जब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये 3, तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। क्यों को इधर भेज दो, तो इधर से जब इधर आएगा तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3। तो आपको पता होना चाहिए कि जब p स्क्वायर 3 से डिविजिबल होए तो इसका मतलब p भी 3 से डिवाइड होगा, और डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ आएगा। मान लो c आएगा तो यहाँ से p बराबर आपके पास 3c आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आपको 2 मान लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही शार्ट बता रहा हूँ, लिखने का तरीका जो है आप लिख लीजिएगा, बस मैं बताता जा रहा हूँ क्या कैसे करना है। उसके बाद इस समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर इसको आप 1 मान लीजिएगा। तो जब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में वापस से मान रखेंगे तो यहाँ पर तो क्यों √3 है तो ये एज राइट रहेगा, लेकिन जो p है उसके जगह पे हम 3c रख देंगे तो ये हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बराबर 3 3 का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 और साथ में c का स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों पक्षों को मैंने वर्ग कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 को इधर ले जाओगे तो 3 कम 3
और 3 त्रिक करना होता है, यानी देखिए 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 को इधर ले आओ तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू आपके पास 3 स्क्वायर होगा। बात वही कि अगर क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ क्यू को भी 3 डिवाइड करेगा। तो जब क्यू को 3 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मान लो कि अगर हम क्यू को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डी आएगा। और इस चीज को हम आगे क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 3d। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। कोई दिक्कत? 3 डाल दो क्योंकि तो ही तो है, ये हो जाएगा आपका 3। अब उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को एक साथ देखना है। समीकरण 2 व 3 को, 2 व 3 से। तो आप समीकरण 2 व 3 से क्या देखें, यही कि P इक्वल टू 3c था और यहाँ पर Q जो है वो 3d के इक्वल आ रहा है। तो जब Q बराबर 3d आ गया तो इन दोनों के एचसीएफ की बात करते हो, यहाँ से इन दोनों के एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा। परंतु P व Q, P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना रॉन्ग है, गलत है। दी हुई संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की चीजों को समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस को कुछ इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को करने का भरपूर प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, देख लो कई बार मैं इस तरह क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। अब तो आपको इस तरह क्वेश्चन भेजे में चले ही गए होंगे, अब आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, चलता है अगला क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं प्लेन को छत पे दूं तार। अगला प्रश्न में यह है कि दशमलव प्रसार बताना है। क्या बताना है? दशमलव प्रसार। क्या बताना है आपको? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बताना है आपको, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास? 29/343। 29/343। तो अगर आप इस 29/343 को अगर करना चाहते हो तो कैसे करना पड़ेगा? तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यही कि उसका जो 343 होता है उसको हमें क्या करना होता है, फैक्टर। तो आप 7 से काटोगे तो 7 4 जा और 7 9 जा जाएगा, फिर से 7 से काटोगे तो 7 7 जा जाएगा और फिर से 7 से काटोगे तो 7 1 जा आएगा। इसका मतलब कि इसको हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो लिख देना, यह संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इस परिमेय संख्या का हर हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है ये अशांत आवर्ती होगी, इसलिए होगी क्योंकि इसका जो परिमेय संख्या का हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भी संख्या हमारी दशमलव प्रसार उसका जो हर होगा वो 2 की पावर m या फिर 2 की पावर n
या फिर 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के 5 की पावर n के रूप का होता है तो वो संख्या हमारी दशमलव प्रसार उसका शांत होता है। मैंने कई बार बताया कि उसका जो हर होना चाहिए वो या तो 2 की पावर समथिंग हो या 5 की पावर समथिंग हो या फिर 2 की पावर समथिंग हो और 5 की पावर समथिंग दोनों एक साथ आ जाए। ये दोनों का कहना ये है कि हम अकेले आ सकते हैं या तो फिर 5 दोनों साथ में आएंगे, इनके अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या इनके साथ नहीं आनी चाहिए, तभी वो संख्या हमारी एक शांत होगी। तो यहाँ पर देखो अशांति हो गई क्योंकि 7 आ गया और 7 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जिसकी वजह से ये संख्या हमारी अशांत आवर्ती हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। इसी का पार्ट 2 देखो क्या दिया हुआ है। 2 में दिया हुआ है 77/210 ये दिया है। तो इस प्रश्न को करने से पहले इसे देखो काट लेंगे क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है कि इस संख्या हमारी 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21, इसका मतलब ये संख्या 11/30 हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, इस 30 को फैक्टराइज कर लो, 2 से काटोगे तो 15 आएगा, फिर से 3 से कटेगा 3 बचे 15 होता है और फिर 5 से काटोगे 5 का 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका हर है 11 हर को मैं 2 6 5 30 इस फॉर्म का लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर वही बात कि 2 और 5 साथ में आएंगे, इनके अलावा तीसरा कोई भी अभाज्य नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 आ गई, जिसकी वजह से ये संख्या भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा क्योंकि इसका परिमेय जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। बात आई समझ में? क्या ये सारी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं? अगर नहीं जा रही हैं तो भी बता दीजिए, जा रही हैं तो भी बता दीजिए। ठीक है, आप लोग बताओ ठीक है या फिर नहीं ठीक है? ठीक है, वैसा ठीक ही होना चाहिए। आइए चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवान हंसी है। ये दिया है इंटू 2 की पावर 3 5 की पावर 2। आपके पास ये भी प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को देखोगे ध्यान से तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका जो हर है वो ऑलरेडी 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के रूप का दिया है, जिसकी वजह से ये संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। क्या होगी? शांत आवर्ती संख्या होगी। और इसका जो हर है क्योंकि इसका हर इतने के रूप का है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। ठीक है, चलें आगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपको एक द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद बनवाना है। आइए अगला क्वेश्चन है 4। आपको एक द्विघात बहुपद बताना है। क्या बताना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए अगले क्वेश्चन ये करना है कि कुछ बहुपद दिए गए हैं, उसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। संख्याएं दी गई हैं पहले प्रश्न में -1/4
एंड 1/4। अब एक बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। अब गुणनफल और योगफल तो पता ही है कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया है 1/4। तो इस प्रश्न में आपको बताना है द्विघात बहुपद। तो आपको पता ही है कि द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जो होता है आपका वो किस फॉर्म का होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस क्या है, आप फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब मुझे ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, इस प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का 1/4 है, तो फिर क्या बात है, तो माइनस का 1/4 रख दिया और इंटू हमने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास दिया है 1/4 हमने रख दिया। चलो ठीक है, अब इसके आगे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने एज राइट रख दिया। माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि 1 प्लस होता है और 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। बस अब थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। अब देखो, अब इसका एलसीएम लेते हैं। आप कहोगे गुरुजी एलसीएम कितना ले लीजिए, 4। चलिए हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो 1 4 जा 4 मतलब 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद हम इसको 1/4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके बाद आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। और इसके आगे अगर आप करना चाहते हो तो आपको मैंने बताया था कि जो बहुपद होता है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, उसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो बहुपद बहुपद ही रहता है। इसका मतलब कि जो अगर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में 1/4 का मल्टीप्लिकेशन किया गया, अगर इसमें से 1/4 को मैं हटा देता हूँ तो क्या ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद नहीं होगा। कहोगे गुरुजी मजाक काहे कर रहे हैं आप, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब कि मैं 1/4 को गायब कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दूंगा, तब भी तो हमारा आंसर होगा ना। इसका मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और यही आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब द्विघात बहुपद किसी फॉर्म का होता है ना, मुझे बताओ द्विघात बहुपद किस फॉर्म का होता है, वो किस फॉर्म का होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। और यहाँ पर आपको a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a को 0 कर दिया गया तो बचेगा हमारे पास क्या, bx प्लस c। और जब bx प्लस c बचा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो घात अधिकतम 1 है। क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम घात जो हमारा चर होगा उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये था इस प्रश्न का आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1,1। इसी प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन है 1,1। और 1,1 में अगर आप देखोगे तो आपको तो अल्फा प्लस बीटा कितने मिलेगा, तो मिलेगा 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 1,1 1,1 तो माइनस का 1। अब देखो द्विघात बहुपद फिर से, तो द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। भाई फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के कुछ होने वाला ही नहीं, इसलिए फार्मूला को जरूर जबान पे रख लो बस, और बाकी सारा कुछ तो सेम ही है। एक्स स्क्वायर एज राइट रख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1 दिया है तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं और इंटू एक्स कर देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 रख दो। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर एज राइट और माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस ही होगा और -1 का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ करोगे तो एक्स ही आएगा और प्लस का 1 हो गया आपका इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। ठीक है, अब आप लोग हमें बताइए कि आपको कहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो फिर तो काम बनने वाला नहीं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3। अब चलो, अब आप मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो इसका मतलब √2 दिया है।
और मैं पूछूं कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1/3। चलिए अब फार्मूले फिर रख दो। तो बताइए द्विघात बहुपद का फार्मूला फिर से मैंने बताया ना कि जितने बार आप क्वेश्चंस करोगे उतने बार फार्मूला लिखोगे, इसलिए आपका फार्मूला और कंठस्थ होगा, इसलिए फार्मूला बार बार लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, बस फार्मूले में रख दो। एक्स स्क्वायर एज राइट माइनस एल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया गया है √2, तो हमने ये √2 वापस से रख दिया और एक्स वैसे ही रख दिया, प्लस एल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। अच्छा यहाँ से अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो √2x आया है, क्या ये √2x के बराबर होगा या नहीं, बताओ, बताइए इसको। तब तक हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का √2 नहीं। अब देखो इसमें हमें तो इस 3 को हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 3। अब 3 एलसीएम ले लोगे तो 1 3 जा 3 मतलब कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ, तो क्या आएगा 3√2 हो जाएगा, और साथ में x भी लगेगा प्लस का 1। फिर वही काम 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर और माइनस का 3√2x प्लस 1। बात यहीं पर फिर से आगे फंस जाती है कि आप लोग की बुक में जो आंसर दिया है वो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 दिया है, मतलब 1/3 को हटाया है। तो मैं फिर से आपसे वही चीज कहता हूँ कि जब भी आपके पास बहुपद होता है, कोई भी बहुपद होता है, तो हम बहुपद में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/3 को हटाने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुपद है और बहुपद में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुपद ही रहता है। इसका मतलब कि जो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 के साथ 1/3 मल्टीप्लीकेशन के साथ है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी हटा सकते हो, और अगर नहीं हटाना चाहते हो तो इसमें आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको डायरेक्ट हटा दो, बात बराबर ही होती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, उसको हटा भी सकते हो, चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, उसको भी देख ही लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 4 और 1, यानी कि 4 और 1 का मतलब कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। बस हो गया, रख दीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, रख दो। अल्फा आपके पास कितना दिया है, तो अल्फा आपके पास दिया हुआ है, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, तो हमने ये 4 रखा, और उसके बाद x आपको एज लगा देना है, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास दिया है 1। ये तो आपका यहीं पर आंसर फिनिश हो गया। अब आप लोग हमें ये बताइए कि आपको समझ में कहाँ पर नहीं आया, कितना आसान, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप लोग समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपके पास इस प्रश्न में दिया था और अल्फा इंटू बीटा आपको इस प्रश्न में दिया था, कभी कभी क्या करता है कोई अल्फा और बीटा अलग अलग दे देता है। अब अगर अल्फा और बीटा अलग अलग दे देगा तो आपको पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपके पास मैं कह दूं कि आपको कोई द्विघात बहुपद बताना है, द्विघात बहुपद जिसमें एक शून्यक उसका दिया हुआ है 5 और एक शून्यक आपको दिया गया है -2, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शून्यक तो अल्फा और बीटा होते हैं, तो इस बार उसने शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल नहीं दिया, उसने सीधा ये कह दिया प्रश्न में कि शून्यक एक शून्यक 5 है और एक शून्यक 2 है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा बहुपद लिखा होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही बताता है कि उसके शून्य कितने होंगे। तो द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो द्विघात वाला होता है, तो उसकी अधिकतम पावर 2 होगी तो उसके शून्य 2 ही होंगे, इसलिए इसमें अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा जो 2 शून्यक दिए गए हैं तो इसमें से अलग अलग इस बार उसने दे दिया कि एक शून्यक 5 है और एक शून्यक -2 है। तो इस बार अल्फा दिया है आपके पास 5 और बीटा दिया हुआ है -2। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 5 -2, या अगर आप ये भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं,
मत करो इस चीज को, आप इस चीज को सच से रखो, यहाँ पे रखो। आपके पास जो बहुपद दिया हुआ है, आपके पास जो द्विघात बहुपद दिया है उसमें डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें डायरेक्ट रख दो, आप इसमें डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जब डायरेक्ट रखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा आपके पास 5 है तो मैंने 5 रख दिया, प्लस बीटा आपके पास दिया था -2, तो मैंने ये ब्रैकेट लगाकर -2 और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करके एक्स वैसे ही लगाकर अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा आपके पास 5 और इंटू -2 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एज राइट कर दो, माइनस यहाँ पर 5 में से 2 घटाओ 3 आएगा और माइनस का 3 एक्स बाहर आ जाएगा और प्लस का नहीं बल्कि 5 गुना 10 माइनस का 10 जो होगा वो इस प्रश्न का द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या बात है भैया, क्या बात है, न संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं बच्चा जब आग लगी गुस्से में। तो अब हमें आप लोग बताएंगे कि आपको समझ में कहां पर नहीं आया, बुद्धू आ गया होगा समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को करने का भरपूर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा मेरे लाल, मेरे रसगुल्लों। यदि बहुपद अनुपात a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना करके यह ज्ञात करो कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या फिर असंगत है। मैंने आपको बताया था कि रेखाएं हमारी संगत तभी होती हैं, रेखाएं हमारी संगत तभी होती हैं जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो, या फिर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो। बट अगर रेखाएं हमारी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आता है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। मीन्स अगर दो रेखाएं समांतर हो गई तो उनको कट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो रेखाएं एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो उनका कोई संगत हल भी होने का सवाल पैदा नहीं होता। अब इस बात को हम समझते हैं बोर्ड पे। अगर कभी भी a1 अपान a2 आपने निकाला और वो इक्वल नहीं आया b1 अपान b2 के, तो मतलब वो रेखाएं हमारी बच्चों समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर नहीं कहलाती, हंस गए ना बाबू, प्रतिच्छेदित कहलाती हैं। क्या होती हैं, वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल होता है। कितने हल होते हैं, एक हल होता है, और एक हल होने का मतलब कि जाहिर सी बात है संगत हल होगा। ठीक है ना, हल हुआ ना, इसका मतलब संगत हल। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि जब रेखाएं a1 अपान a2 वो इक्वल आ जाता है b1 अपान b2 के और ये इक्वल आ जाता है c1 अपान c2 के, तो इस सिचुएशन में भी जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। और समपाती का मतलब ये होगा कि रेखाएं एक के ऊपर एक होती हैं, जिसकी वजह से इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल होंगे बछुआ तो जाहिर सी बात है रेखाएं संगत हुई ना। अगर दोनों के हल निकल रहे हैं तो रेखाएं क्या होंगी, संगत हल निकलेंगे, क्योंकि रेखाएं साथ में है। ठीक है ना, और उसके अनेक हल निकलेंगे। तीसरी कंडीशन महा खतरनाक होती है कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो गया और ये इक्वल नहीं आया c1 अपान c2 के, तो ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती है, जिसका नाम है समांतर रेखाएं दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता एक दूसरे से, सेम डिस्टेंस पर ना वो किसी से बोलेगा ना तो वो किसी से बोलेगा। मीन्स रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं निकलेगा। क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि रेखाएं कट ही नहीं करेंगी। तो जब रेखाएं कट नहीं करेंगी तो रेखाओं का कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो वो अपने ही रास्ता में चली जाएगी, दूसरी भी अपने रास्ते में चले जाएगी। ठीक है ना, तो आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों कंडीशन में रेखाएं संगत होंगी, इन दोनों कंडीशन में रेखाएं संगत होंगी, और सिर्फ ये कंडीशन जो होगी इस रेखा में असंगत होगी। रेखा क्या होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए, आप हमें बताने का प्रयास करेंगे। आप हमें बताइए कि आपको दिक्कत कहां पर हुई इस चीज को समझने में। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और उस प्रश्न में जो पूछा है वो यही पूछा है कि रेखाएं संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो संगत और असंगत को बताने के लिए हमें
जो मैंने बताया ना वो चीज पता होना चाहिए। तो आइए पहले क्वेश्चन को दागते हैं आपके सामने। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 2y 3x + 2y 3x + 2y बराबर 5 ये दिया है, पहले देखा। तो हम 5 को इधर ला सकते हैं ना, तो अगर हम 5 को इधर लाएंगे तो हम इसको 3x + 2y और माइनस का 5 बराबर जो लिख सकते हैं। जब ये लिख देंगे तो यहाँ से हम a1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 3, b1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2, c1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 5। उसके बाद फिर वही काम, दूसरी रेखा हमारे पास दी हुई है 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। तो मैं 7 को इधर लाना चाहता हूँ, मैं 7 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2x - 3y और माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं a1 a2 निकालना चाहूंगा तो आप कहोगे गुरुजी 2 होगा, b1 निकालना चाहूंगा तो आप कहोगे -3 होगा, और c1 निकालना कहूंगा तो आप कहोगे गुरुजी 7 होगा। क्या बात है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए, तो अब दिक्कत कहाँ पे है बच्चों? आइए आगे के इस बात को कर ही लेते हैं। इसका मतलब अब हम निकालेंगे a1 अपान a2। तो a1 अपान a2 ये कहता है, a1 अपान a2 ये कहता है कि 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद b1 अपान b2 क्या कहता है, तो b1 अपान b2 भी निकाल लो। तो b1 अपान b2 का मतलब ये हुआ कि b1 आपके पास दिया है 2 और साथ में b2 आपके पास दिया हुआ है, सॉरी ये b2 है यहाँ और ये भी c2 है, तो b2 हमारे पास दिया है -3। उसके बाद c1 अपान c2 भी चलो निकाल लो। तो c1 अपान c2 निकालोगे तो आपके पास दिया -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, अब आपके पास ये आ जाएगा 5/7। अब आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि a1 अपान a2 वो क्या इक्वल है क्या b1 अपान b2 के? ना बाबा, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो माइनस में आ रहा है। तो जब वैसे भी पलट के आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इसके मतलब कि जब यही दो बराबर नहीं तो आगे वाले को कंडीशन को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिख देने हैं अतः रेखाएं संगत होंगी, ठीक है ना, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे ना सिचुएशन में। बताया था ना आपको ये बात, देख लो ध्यान से। अब कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो, वरना हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। ओके आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन इसी का देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। अभी और भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी देख ही लो। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 5x - 3y बराबर 11। क्या है? 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11 है, तो मैं 11 किधर लाऊंगा तो माइनस का ना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। उधर था मैंने इधर बुला लिया। उसके बाद माइनस का 10x दिया है, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर के उधर क्या दिया हुआ है, बराबर के उधर दिया है -2 बराबर 22। तो बराबर किधर लाऊंगा तो प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0। ये बात समझ आई कि नहीं? ये उधर था तो माइनस का 22 था, मैंने इधर बुला लिया तो प्लस का 22 है। इसमें कुछ गुनाह थोड़ा ना कर दिया मैंने, ठीक है। चलो इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आपको a1 कितना मिलेगा 5, b1 कितना मिलेगा -3 और c1 कितना मिलेगा -11। यहाँ से आपको a2 कितना मिलेगा -10, b2 कितना मिलेगा तो b2 मिलेगा 6 और c2 कितना मिलेगा, c2 मिलेगा 22। कोई दिक्कत? अब वही काम करो, a1 अपान a2 निकाल लो। तो a1 अपान a2 मतलब 5/-10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, -1/2। अब निकाल लो b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 निकालोगे तो b1 आपके पास दिया है -3 और अपान में दिया है 6, 3 एकम 3 दूना 6, यहाँ से आएगा -1/2। उसके बाद आप निकालो c1 अपान c2, तो c1 आपके दिया है -11 अपान -20 प्लस का 22 है, तो 11 22 मतलब आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर देखो a1 अपान a2 वो भी इक्वल है b1 अपान b2 के, और ये भी इक्वल है c1 अपान c2 के। तो रेखाएं क्या होंगी बच्चों? समपाती होंगी, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कट करेंगी।
एक दूसरे के ऊपर ही होंगे लाइन। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कहाँ पर समझ नहीं आ रहा, आया समझ में ना? इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इसमें कहता है निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्न को कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन अभी और भी है इसमें, एक क्वेश्चन और भी है इसमें का, उसको भी देख ही लेते हैं। इस बार थोड़ा सावधान में बताना पड़ेगा। 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो मैं 8 को इधर को ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन हमारे पास दी है 2x प्लस 3y बराबर नहीं, हाँ 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है, तो बराबर 12 है, तो मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 12 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आपको a1 मिल जाएगा माइनस का 4/3, b1 मिल जाएगा 2, c1 मिल जाएगा -8। यहाँ से आप देखोगे तो a2 मिलेगा बच्चा 2, b2 मिलेगा 3 और c2 मिल जाएगा माइनस का 12। अब क्या करोगे आप, a1 बराबर निकाल लो, क्या निकाल लो, a1 बराबर, तो a1 बराबर आपको मिल जाए, सॉरी a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो a1/a2 मतलब 4/3/2, तो ये है 4/3/2, तो 2/1 कर लो ऐसे, और दोनों करते हैं, 4 और 3 गुना 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब आ जाएगा 2/3। उसके बाद है b1/b2, तो b1/b2 की बात होती है, तो b1 दिया है 2 और 3, ये 2/3। फिर उसके बाद c1/c2, तो c1/c2 की बात करते हैं, तो दिया है 8 और 12, तो माइनस का 8 और माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ से आ गया 2/3। जब ये कंडीशन हो गई तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर a1/a2 वो बराबर आ रहा है किसके, b1/b2 के, और ये बराबर है आल्फा c1/c2 के। तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती, क्योंकि रेखाएं क्या है, तीनों क्या है, बराबर आ गए। जब ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती, सॉरी संपाती होती हैं। तो तीनों कंडीशंस के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, उसका सिर्फ एक हल निकलेगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन c1/c2 अलग हो जाए, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस सिचुएशन में रेखाएं हमारी क्या होंगी, समांतर होंगी। लेकिन अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो वो रेखाएं आपके सामने लिखी हैं समपाती हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है बच्चा या नहीं ठीक है, आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। चले आगे प्रश्न पे, और अगला प्रश्न करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं, और क्वेश्चंस को बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं करने में। तो क्वेश्चन आपके पास दिया है x प्लस वाई बराबर 14। जो अगला प्रश्न है आपके पास, इस प्रश्न में ये दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4। ये प्रश्न है, और इसको आपको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, वो भी आपको प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि में किसी एक से x प्लस वाई से वैल्यू निकालोगे किसी एक की, तो x बराबर निकाल लो, तो 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है ना। ये अब समीकरण 3 से वापस से जिस दूसरा वाला समीकरण बच रहा है उसमें रखो, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x बराबर 14 माइनस वाई रखने, तो रख दो। जब इसको रखते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो देखो x बराबर रख दो, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का y, और माइनस का y पहले से है बराबर 4, तो ये 14 और माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 4। तो 2 माइनस का 2y इधर रहने दो, इसको उधर भेजेंगे तो 4 माइनस का 14 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो y बराबर 10/2, 2 एक कम 2 पंचे 10, मतलब y बराबर आपके पास 5 आ जाएगा। जब y बराबर 5 आ गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण इसी में रख दो, तो आपके पास दिया है ना x बराबर 14 माइनस वाई, इसी में रख दो। तो x बराबर 14 माइनस वाई दिया है 5, रख दिया। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9, 5 होगा, तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 9 हो गई तो आप उत्तर की जांच भी करना चाहते हो तो आप जांच कर लो किसी भी एक इक्वेशन में रख करके। x प्लस वाई बराबर आपके पास पता है 14 होता है, तो x हमने निकाला 9 और y निकला था 5, बराबर कितना आ रहा है 14, तो सही है। दूसरे में रख के देख लो, x माइनस वाई बराबर 9 यानी कि 4 है, तो यहाँ x बराबर 9 है और माइनस का y है 5, तो 9 में से 5 गया 4, ये भी सही है। इसका मतलब हमने उत्तर की जांच भी कर ली, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है एकदम एग्जैक्ट है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रतिस्थापन का, उसके बाद आगे चलते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है ना। आइए प्रतिस्थापन से अगला क्वेश्चन करना है, इसी का सेकंड पार्ट दिया है 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y बराबर 13, 1.3 ये दिया है। अगला दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। कोई बात नहीं, पहले वाले इक्वेशन को देखो, तो अगर हम इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो 2/10 हो जाएगा x, प्लस यहाँ से भी हटेगा तो 3/10 हो जाएगा x, y हो जाएगा ना, और आगे भी 1.3 से हटेगा तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। सब में 10 लेके काम काट दो बाहर, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। तो यहाँ से इसी तरह से दूसरी वाली लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी 4x प्लस 5y बराबर 2.3, क्योंकि सब में एक ही नंबर के बाद पॉइंट लगा है, इसे पॉइंट हटा दो, ठीक है ना। अब आप इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में आपके पास दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ से 2x बराबर निकाल लो, तो ये 13 माइनस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इस वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में रख दो, तो आपके पास दूसरा समीकरण क्या दिया था 4x, तो x बराबर रख दो, x बराबर कितना है 13 माइनस 3y है ना बटे 2 रख दिया, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, और प्लस का 5y दिया हुआ है, ये मैंने प्लस का 5y बराबर हमारे पास दिया है 23, ये मैंने 23 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद आपको क्या करना है 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 को मल्टीप्लाई 13 दूनी 26 माइनस 2 3 6y और प्लस का 5y बराबर 23, ये घट जाएगा तो y बचेगा माइनस का, और ये 23 माइनस का 26 इधर आएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, y माइनस करें तो y बराबर 3 आ गया। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो इसको वापस से समीकरण इसमें रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई बराबर आपके पास आया 3 और बटा 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 तरीक का 9 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 9 4 13, तो 4 बटा 3 2, 2 एक कम 2 दूनी 4, इसका मतलब 2, यानी यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो यही इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें रख के देख सकते हो। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो देखो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर x बराबर 2 रखो, तो यहाँ पे x बराबर 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे y बराबर कितना रखना है 3, y बराबर 3 3 का 9, तो 9 4 13, देखो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को करना था, जो कि हमने क्वेश्चन को बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से हमने करने में मदद किया, बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चंस को कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बताइएगा। ये आपका क्या था, ये पार्ट 2 था, अभी आपको पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, टेंशन मत लो, पार्ट 3 भी आएगा, और ये सीरीज अभी चलती रहेगी जब तक कि चैप्टर 5 तक खत्म नहीं हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, सभी लोग को जोड़ लो जो नहीं देखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, और कमेंट करके अपनी बातों को बताइए, ठीक है ना, और शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ, ठीक है ना। बस यही आप लोगों से चाहते हैं, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर जल्द ही नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। आपसे हम मिलेंगे बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तो जो मैंने आपको बताया, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को दिल से करने की कोशिश करो। जब आप अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी।
न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। आशा कितनी भी छोटी क्यों न हो, निराशा से तो बेहतर होती है। और न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो आज की वीडियो को बच्चों हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है ना, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक कर देना।